पढ़ी लिखी फातिमा की शादी मस्जिद के मुअज्जिन शाहरुख के बेटे साजिद अली से धूमधाम से हुई। लड़का कपड़े का कारोबार करता था, घर में जमीन जायदाद सब कुछ था। फातिमा ब्याह कर आई तो पहली रात ही उसे अपने मर्द की असलियत का पता चल गया। बादल गरजे जरूर, पर ठीक से बरस नहीं पाए और जमीन पानी की बूंदों के लिए तरसती रह गई। वलीमा के बाद फातिमा ससुराल दिल में मायूसी का दर्द लेकर लौटी। खानदानी घर की पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद सीधी सादी फातिमा को एक ऐसे आदमी को सौंप दिया गया जो सिर्फ चारा पानी का इंतजाम तो करता पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था। फातिमा को एक हफ्ते बाद शाहरुख ससुराल लेकर आए। उसने सोचा कि अब शायद जिंदगी में बहार आए, पर उसके अरमान अब भी अधूरे ही रहे। मौका पाकर एक रात को फातिमा ने अपने शौहर साजिद को छेड़ा, आप अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं कराते? तुम चुपचाप सो जाओ, बहस न करो, समझी? साजिद ने कहा। फातिमा चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके अपने अरमानों को दबाकर सो गई। समय बीतता गया। ससुराल से मायके आने जाने का काम चलता रहा। इस बात को दोनों समझ रहे थे, पर कहते किसी से कुछ नहीं थे। दोनों परिवार उन्हें देख देखकर खुश होते कि उनके बीच आज तक तू मैं नहीं हुई है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने फातिमा की जिंदगी बदल दी। मस्जिद में एक मौलाना आकर रुके। उनकी बातचीत से मुअज्जिन शाहरुख को ऐसा नशा छाया कि वे उनके मुरीद हो गए। झाड़फूंक व गंडे तावीज देकर मौलाना ने तमाम लोगों का मन जीत लिया था। वे शाहरुख के घर के एक कमरे में रहने लगे। बेटी, तुम्हारी शादी के 2 साल हो गए, पर मुझे दादा बनने का सुख नहीं मिला। कहो तो मौलाना से तावीज डलवा दूं ताकि इस घर को एक औलाद मिल जाए, शाहरुख ने अपनी बहू फातिमा से कहा। फातिमा समझदार थी। वह ससुर से उनके बेटे की कमी बताने में हिचक रही थी। चूंकि घर में ससुर बेटे बहू के सिवा कोई नहीं रहता था, इसलिए वो बोली, बाद में देखेंगे अब्बूजी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शाहरुख ने कुछ नहीं कहा। मुअज्जिन शाहरुख के घर में रहते मौलाना को 2 महीने बीत गए, पर उन्होंने फातिमा को देखा तक नहीं था। उनके लिए सुबह शाम का खाना खुद शाहरुख लाते थे। दिन भर मौलाना मस्जिद में इबादत करते। झाड़फूंक के लिए आने वालों को लेकर वे घर आते जो मस्जिद के करीब था। शाहरुख अपने बेटे साजिद के साथ दुकान में रहते थे। वे सिर्फ नमाज के वक्त घर या मस्जिद आते थे। मौलाना की कमाई खूब हो रही थी। इसी बहाने शाहरुख के कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई थी। वे जीजान से मौलाना को चाहते थे और उनकी बात नहीं टालते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मौलाना घर आए और दरवाजे पर दस्तक दी। जी, कौन है? फातिमा ने अंदर से ही पूछा। मैं मौलाना। पानी चाहिए? जी, अभी लाई। फातिमा पानी लेकर जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, फातिमा के जवां हुस्न को देखकर मौलाना के होश उड़ गए। लाजवाब हुस्न, हिरनी सी आंखें, सफ़ेद संगमरमर सा जिस्म। मौलाना फातिमा को एकटक देखते रहे। वे पानी लेना भूल गए। जी पानी, फातिमा ने कहा। लाइए, मौलाना ने मुस्कराते हुए कहा। पानी लेकर मौलाना अपने कमरे में लौट आए, पर दिल फातिमा के कदमों में देकर। इधर फातिमा के दिल में पहली बार किसी पराये मर्द ने दस्तक दी थी। मौलाना अब कोई न कोई बहाना बनाकर फातिमा को आवाज़ देकर बुलाने लगे। इधर फातिमा भी राह ताकती कि कब मौलाना उसे आवाज़ दें। एक दिन पानी देने के बहाने फातिमा का हाथ मौलाना के हाथ से टकरा गया। उसके बाद जिस्म में सनसनी सी फैल गई। मोहब्बत ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। ऊपरी मन से मौलाना ने कहा, सुनो मियाँ शाहरुख, मैं कब तक तुम्हारा खाना मुफ्त में खाऊंगा? कल से मेरी जिम्मेदारी सब्जी लाने की। आखिर जैसा वो तुम्हारा बेटा, वैसा मेरा भी बेटा हुआ। उसकी बहू मेरी बहू हुई। सोचकर कल तक बताओ, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर रहूंगा। मुअज्जिन शाहरुख ने सोचा कि अगर मौलाना चले गए तो इसका असर उनकी कमाई पर होगा। जो ग्राहक दुकान पर आ रहे हैं वे नहीं आएंगे। उनको जो इज्जत मौलाना की वजह से मिल रही है वो नहीं मिलेगी। इस समय पूरा गांव मौलाना के अंधविश्वास की गिरफ्त में था और वे जबरदस्ती तावीज़, गंडे, अंग्रेजी दवाओं को पीसकर उसमें राख मिलाकर इलाज कर रहे थे। हड्डियों को चुपचाप हाथों में रखकर भूत प्रेत निकालने का काम कर रहे थे। बाप बेटे दोनों ने मौलाना से घर छोड़कर न जाने की गुजारिश की। अब मौलाना दिखाओ, बेटा बेटी कहकर मुअज्जिन शाहरुख का दिल जीतने की कोशिश करने लगे। नमाज के बाद घर लौटते हुए शाहरुख ने मौलाना से कहा, जनाब, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपकी जैसी मर्जी हो वैसे रहें। आज से आप घर पर ही खाना खाएंगे, मुझे गैर न समझें। मौलाना के दिल की मुराद पूरी हो गई। अब वे ज्यादा वक्त घर पर गुजारने लगे। बाहर के मरीजों को जल्दी से तावीज़ देकर भेज देते। इस काम में अब फातिमा भी चुपके चुपके हाथ बटाने लगी थी। तकरीबन 6 महीने का समय बीत चुका था। फातिमा और मौलाना के बीच मोहब्बत ने जड़ें जमा ली थीं।
एक दिन मौलाना ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, फातिमा की चाहत का इम्तिहान ले लिया जाए, और वे बिस्तर पर पेट दर्द का बहाना बनाकर लेट गए। मेरा आज पेट दर्द कर रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तुम जरा सा गर्म पानी से सेंक दो, फातिमा के सामने कराहते हुए मौलाना ने कहा। जी कहकर वो पानी गर्म करने चली गई। थोड़ी देर बाद वो नज़दीक बैठकर मौलाना का पेट सेंकने लगी। मौलाना कभी कभी उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर घुमाने लगे। थोड़ा सा झिझक कर फातिमा मौलाना के पेट पर हाथ फिराने लगी। तभी मौलाना ने जोश में फातिमा का चुंबन लेकर अपने पास लिटा लिया। मौलाना के हाथ अब उसके नाजुक जिस्म के उस हिस्से को सहला रहे थे जहां पर इंसान अपना सब कुछ भूल जाता है। आज बरसों बाद फातिमा को जवानी का वो मजा मिल रहा था जिसके सपने उसने संजो रखे थे। सांसों के तूफान से दो जिस्म भड़की आग को शांत करने में लगे थे। जब तूफान शांत हुआ तो फातिमा उठकर अपने कमरे में पहुंच गई। अब्बू, मुझे यकीन है कि मौलाना के तावीज़ से जरूर कामयाबी मिलेगी, फातिमा ने अपने ससुर शाहरुख से कहा। हाँ बेटी, मुझे भी यकीन है। अब शाहरुख काफी मालदार हो गए थे। दिन काफी हंसी खुशी से गुजर रहे थे। तभी वक्त ने ऐसी करवट बदली कि मुअज्जिन शाहरुख की जिंदगी में अंधेरा छा गया। एक दिन शाहरुख अचानक किसी जरूरी काम से घर आए। दरवाजे पर दस्तक देने के काफी देर बाद फातिमा ने दरवाजा खोला। वो घबराई नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और दृढ़ता थी। शाहरुख जब अंदर गए तो उन्होंने मौलाना को वहां देखा। शाहरुख गुस्से से कांपने लगे। ये क्या नापाकी है? मैंने तुम्हें खुदा का नेक बंदा समझकर सिर पर बिठाया और तुमने मेरे ही घर की इज्जत पर हाथ डाला। मौलाना कुछ कहते उससे पहले फातिमा आगे आई और बेखौफ होकर बोली, अब्बू, इज्जत की बात आप नहीं करें तो बेहतर है। जिस बेटे की कमी को आप जानते हुए भी अनजान बने रहे, जिस औलाद के सुख के लिए आपने मुझे एक ढोंगी के तावीज़ों के भरोसे छोड़ दिया, क्या वो सही था? आपने मुझे एक इंसान नहीं, सिर्फ वंश बढ़ाने वाली मशीन समझा। शाहरुख निरुत्तर रह गए। फातिमा ने अपनी बात जारी रखी, साजिद अच्छे इंसान हैं, पर हम दोनों के बीच वो रिश्ता कभी था ही नहीं जो एक पति पत्नी में होता है। आपने हकीकत का इलाज कराने के बजाय अंधविश्वास का सहारा लिया। मौलाना ने जो किया वो गलत हो सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे वो एहसास दिया कि मैं भी एक औरत हूं जिसकी अपनी जरूरतें और जज्बात हैं। उसी वक्त साजिद भी घर पहुंच गया। उसने सब कुछ सुन लिया था। सन्नाटा छा गया। साजिद ने भारी मन से कहा, अब्बू, फातिमा सही कह रही है। गलती मेरी और आपकी है। मैंने सच छिपाया और आपने ढोंग का सहारा लिया। फातिमा ने अपना छोटा सा बैग उठाया और कहा, मैं अब किसी झूठ के साए में नहीं रह सकती। साजिद, मुझे माफ करना, पर मैं अपनी जिंदगी अब अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। मैं शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और खुद को साबित करूंगी। मौलाना, जो अब तक खामोश थे, फातिमा के इस रूप को देखकर दंग थे। उन्होंने सोचा था कि फातिमा उनके साथ भाग जाएगी, पर फातिमा ने साफ कह दिया, मौलाना साहब, आप भी अपनी राह पकड़िए। मुझे किसी तावीज़ या सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी कैद तोड़ दी है। फातिमा घर की दहलीज पार कर गई। शाहरुख और साजिद पत्थर की मूरत बने खड़े रह गए। आज शाहरुख की कमाई और नाम दोनों मिट्टी में मिल चुके थे, लेकिन फातिमा की आंखों में एक आजाद आसमान की उम्मीद थी।